by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ये है हमारा रोज का आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। खर्चा पानी में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत करते हैं और अब तो खास बजट भी आ गया है और बजट से जुड़ा जुड़ा एकदम मतलब पीठ से पीठ सटाए चुनाव भी है। तो मतलब बहुत सारी घोषणाओं और बहुत सारे रेट कट्स का भी समय होता है चुनाव। सरकारें बहुत तेजी से सब्सिडी बढ़ाती हैं, सरकारें बहुत तेजी से दाम गिराती हैं। ये सब चीजें, ये सब फ्लेक्सिंग आपको चुनावी मौसम में irrespective of the party, irrespective of the government, whichever government is, ये आपको देखने को मिलता है। तो आज हैं हमारे साथ फॉर्च्यून इंडिया के संपादक राजीव दुबे। राजीव जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार सिद्धांत, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग 3-4 चीजों पे बातचीत करेंगे। पहली चीज है, पहला है हमारा टॉपिक, मोदी गवर्नमेंट को किस तरह से कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अपनी स्पेंडिंग जो है किस सेक्टर पे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा स्टेट्स की बोरोइंग को लेके। राज्य अतिरिक्त लोन चाह रहे हैं सरकार से, क्यों चाह रहे हैं, इस पे थोड़ी बातचीत। आरबीआई थोड़ा सख्त दिख रहा है, एनबीएफसीज की डिटेल मांगी है उन्होंने ई टेलर्स से। और चौथा, बजट में बॉन्ड मार्केट को लेकर जो होने वाला है उस पर स्पेकुलेशंस की जो खबरें हैं, हम थोड़ा उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो राजीव जी, सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं जो स्पेंडिंग की बातचीत हो रही सरकार की स्पेंडिंग की। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ओपिनियन छपा है, उसमें जो पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है कौशिक बसु और प्रांजुल भंडारी ने भी उन्होंने कहा है कि सरकार को, केंद्र सरकार को फिलहाल गरीबों, किसानों और निचले तबके के लिए थोड़ा सा और ज्यादा स्पेंडिंग करने की जरूरत थी। प्रांजुल भंडारी पिछले साल में उन्होंने कहा था, पिछले साल जुलाई में उन्होंने कहा था कि जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको जो नजरअंदाज किया जा रहा है बार बार, उससे रोजी रोटी का संकट बढ़ेगा। क्योंकि जो पूरा वर्कफोर्स है उसका 80% इसी में लगा है और ये जीडीपी का लगभग 50% इम्पार्ट करते हैं। कैसे देखते हैं आप राजीव जी इस पूरी मांग को उनके? देखिए सिद्धांत, जो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है और बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कोविड के दौरान पिछले 2 सालों में, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर पर ही हुआ है और उसका जो इम्पैक्ट है उसको किसी भी तरह से कैप्चर नहीं किया गया है और कैप्चर हो नहीं पाया है। एनेक्डोटल एविडेंस है जहां तक जो भी आप देखिए, एक होता है, एक इंडेक्स होता है, एक रेशियो होता है दुनिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो माना जाता है, जिसका बेसिस ये होता है कि आपकी 15-16 साल से ऊपर की उम्र के कितने लोग आपके वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्क काम कर सकते हैं, उनको काम मिला हुआ है। तो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो जो है दुनिया में करीब 62, ओईसीडी कंट्रीज में 62-63%, 67% तक होता है। भारत में वो 47% के करीब है। और उसका मेन वजह ये मानी जा रही है कि देखिए, जो भी इम्पैक्ट हुआ है कोविड का, उसको किसी भी तरह से हम लोग कैप्चर तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो एनेक्डोटल एविडेंस है उससे ये साफ जाहिर है कि जो इनकी एक तो इनको नौकरी नहीं मिली है, लेकिन जिन लोगों को नौकरी मिली भी है उसमें भी एक रिपोर्ट है 2021 के बारे में, वो बताती है कि 84% हाउस होल्ड्स जो हैं भारत में, उनकी आय जो है, एनुअल आय, वो घटी है पिछले साल में। और वो भी बहुत ही एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि जो बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है, उनकी टोटल इनकम में पूरा रेशियो, उनका परसेंटेज भारत की टोटल इनकम में सिर्फ 6% है। तो वो 6% जो रेशियो है, वो 84% हाउस होल्ड्स की जो इनकम गिरी है वो बहुत ही ज्यादा उनकी लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करेगी, उनके
रहन सहन को इम्पैक्ट करेगी, और उनके खाने पीने की तरीके, कुछ लोगों को तो खाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। जिस तरह से कोविड का इम्पैक्ट हुआ, या हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बढ़े हैं, दवाइयों के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो ये बताना चाह रहे हैं इकोनॉमिस्ट कि जब तक आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को ऊपर नहीं ला पाएंगे, उनके लिए आप इकोनॉमिक रोबस्टनेस नहीं बना पाएंगे, तब तक भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी होना संभव नहीं है। और ये बहुत ही एम्फेटिकली ना सिर्फ इन दो इकोनॉमिस्ट ने, बल्कि रिपीटेडली कई इकोनॉमिस्ट बोलते आ रहे हैं। अगर आप देखिए भारत की सरकार की तरफ से जो कुछ भी फैसले हुए हैं पिछले 2 सालों में, वो भी इसी सोसाइटी को केटर करने के लिए हुए हैं। लेकिन क्लियरली वो इनफ नहीं है, वो काफी नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट को या उसकी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए। आप देखिए जैसे फ्री राशन, ECGLS, ये सारी जो स्कीम्स है, भारत सरकार ने जितने भी स्कीम्स इनफैक्ट इंट्रोड्यूस की हैं, वो जो दुनिया भर की एक इकोनॉमिक थ्योरी है, सिद्धांत, जो दसियों सालों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, वो ये है कि अगर आप इकोनॉमिक क्राइसिस में होते हैं, किसी रिसेशन में होते हैं, या किसी स्लो डाउन में होते हैं, तो आप डिमांड को स्टिमुलेट करिए। भारत ने कॉन्ट्रेरियन व्यू लिया पिछले साल, जो अब पूरी दुनिया में स्टडी किया जा रहा है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। वो ये है कि हम सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में भारत ने जोर दिया, और उसका आप देखिए कि जो भी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आ रही है, और हमारी ग्रोथ बहुत तेजी से वापस आई है। देखिए जो हमारी ग्रोथ अभी भी 19-20 के हिसाब से 1% या 1.3% भी रहेगी, मान लीजिए 21-22 में अगर हम 9.2% की भी ग्रोथ अचीव करते हैं, तो भी 1.3% ग्रोथ रहेगी 19-20 के मुकाबले। गड्ढे से थोड़ा बाहर ही आएंगे बस हल्का सा, लेकिन गड्ढे से बाहर आ गए हैं। और बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज हैं जिनको अभी भी 2 से 3 साल लगेंगे जो लॉस ऑफ जीडीपी हुआ है उसको रिकवर करने के लिए। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी का कुछ तो इम्पैक्ट हुआ है, और भारत सरकार ने इस एरिया पर ध्यान दिया है, लेकिन जो भी किया है वो काफी नहीं है। मुझे यहाँ पे 2-3 चीजें समझ में आ रही हैं राजीव जी। जब सारे हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे सारे प्रयासों को देख रहे हैं कि हमने क्या किया, देश दुनिया ने क्या किया, तो वहां पे 2-3 चीजें हैं। एक तो जब वो पूरी बहस जो थी कि हमें लोगों के हाथ में पैसा रखना है, ये जो बहस थी कि हमें लोगों को पैसा देना है, मतलब जो बड़े बड़े देशों ने किया कि उन्होंने जो सिक्योरिटीज दी कंपनियों को कि आप लोगों को नौकरियों से मत निकालें, जो आप कह रहे हैं कि डिमांड बनी रहे, लोगों के हाथ में पैसा रहे, उनकी स्पेंडिंग बढ़ती रहे। और हम एक अलग पाथ पे गए क्योंकि हमने कॉर्पोरेट छूट दी, हमने लोन का रीपेमेंट पीरियड बढ़ाया, कई बार कर्ज माफी भी हुई बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को। तो कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों को तो फायदा होता है, लेकिन वही CMI का आंकड़ा है कि 1.25 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाती है। मुझे कुछ दिनों पहले का वो जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, उन्होंने कहा था कि जो के शेप रिकवरी है, वो मतलब वो एक तरह से मैं उसको जो मान रहा हूं, वो एक परोक्ष तौर पे इनडायरेक्ट फॉर्म में वो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हम के शेप रिकवरी की तरफ बढ़े हैं। एक तबका जो ऊपर जा रहा है और एक तबका नीचे जा रहा है। तो वो कहा कि के शेप रिकवरी बहुत सही नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, और विकास का जो तरीका है, जो ग्रोथ का तरीका है, वो इंक्लूसिव होना चाहिए, इक्विटेबल ग्रोथ की उन्होंने बात की थी। तो इन पैमानों पे भी मेरे हिसाब से इन सरकारी प्रयासों को आंका जाना चाहिए राजीव जी। देखिए प्रिसाइजली, आई मीन इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रिकवरी हुई है उसमें रिच हैव बिकम रिचर, बिग हैव बिकम बिगर, विदाउट डाउट डेफिनेटली ये हुआ है। और इसी
यही एक चिंता का विषय है इकोनॉमिक रिकवरी में, कि जो जो छोटे थे या कमजोर थे वो या तो मर गए या फिर बहुत स्ट्रगल करने लगे, और उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया अपना जीवन यापन करना भी। इसी चिंता के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में इकोनॉमिस्ट लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्राइसिस खासतौर से, और जितनी भी हमारी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जो सोसाइटी के, उनके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी ज्यादा रोबस्ट होगी। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल यही बात सारे इकोनॉमिस्ट लगातार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये करना बहुत जरूरी है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आशा है, इस आशा के साथ कि जो एक सारी इकोनॉमिस्ट की बातें हैं उन पर हमारी सरकारें ध्यान देंगी। राज्यों ने सुधारों के लिए केंद्र सरकार से जो लोन मिलता है उनको, बोरोइंग जो है उसमें और ज्यादा बोरोइंग लेने के में दिलचस्पी दिखाई है। कम संख्या नहीं है, लगभग 20 राज्य हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पिछले साल लोन स्कीम लॉन्च की थी, 80,000 करोड़ का लोन देने की बात हुई थी, लेकिन राज्यों को केंद्र की ओर से निर्देशित जो बिजली क्षेत्र के सुधार थे अपने यहाँ लागू होने थे। अब क्यों फिर से लोन उठाने की बारी आ रही है, राजीव जी? देखिए, जिन लोन्स की बात कर रहे हैं वो हैं, भारत सरकार ने कुछ राज्यों को एक चैलेंज दिया था एक तरीके से। आपको पता है कि जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टेट्स में है, इकोनॉमिक क्राइसिस स्टेट्स में है, वो है उनकी पावर सेक्टर यूटिलिटीज। पावर सेक्टर यूटिलिटीज इसलिए क्राइसिस में है क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं वो पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो फ्री बिजली सप्लाई करती हैं तो जो ड्यूज हैं उनके जनरेटर्स की तरफ, वो ड्यूज बढ़ते चले जाते हैं। तो मतलब यू मीन पावर कॉर्पोरेशंस की तरफ? हाँ जी, जो पावर जनरेटर्स की तरफ से। ओके। तो जो ये सप्लाई कंपनीज हैं वो सारे इसका बोझा उठाती हैं और उनके लोन्स और उनके वो बढ़ते जाते हैं। तो भारत सरकार ने ये कहा कि आपको अगर आपको अपनी स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल रखना है तो आप ये होने देना नहीं चाहिए, और आपको ये चाहिए कि आप इसको कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने उनको 0.5% ऑफ देयर जीडीपी, उनके 0.5% उनके जीडीपी से, मान लीजिए 5 लाख करोड़ का जीडीपी है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उसका 0.5% तक लोन उठाने की अनुमति दी। और वो लोन एक सेट पैरामीटर्स में वो अमाउंट इन्वेस्ट करना होता था, और वो था कि आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करेंगे, और आप जो भी पावर यूटिलिटीज हैं उनकी हालत, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। इन आंकड़ों से ये क्लियरली नजर आता है कि जैसे जैसे स्टेट्स ने इसमें ध्यान देना शुरू किया, इससे लगता है कि स्टेट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं और इसमें काम करना शुरू करते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर स्टेट्स की पावर यूटिलिटीज फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगी तो स्टेट्स की अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत इंप्रूव होगी। सबसे बड़ी उनकी समस्या, जैसा मैं बता रहा था, ये पावर यूटिलिटीज का है। तो 20 स्टेट्स ने अगर उसको एक्सेप्ट किया है और उसमें लोन्स अपने इंक्रीज किए हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये लोन इंक्रीज करती हैं, जो सरकार अलाउ करती है भारत सरकार, वो टाइड है उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के साथ। तो ये ऐसा नहीं है कि वो लोन उठा के किसी और जगह लगा सकें या ऐसा कर लें कि पावर प्लांट बनाना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते वो। तो अगर वो जैसे कुछ स्टेट्स ने 2-2 हजार करोड़ तक के लोन लिए हैं,
2000 करोड़ के लोन का मतलब है कि उन्होंने अपनी पावर यूटिलिटीज की फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत इम्प्रूव किया होगा ऑपरेशनली। तो ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा स्टेप है, और बहुत ही इट वाज अ चैलेंज थ्रोन एट द स्टेट्स, और स्टेट्स ने वो एक्सेप्ट किया। ये बहुत ही अच्छा मूव है। अच्छा, यानी क्या मतलब, मैं उसको समझना चाह रहा हूँ, क्या वो फ्री बिजली भी नहीं मिलेगी लोगों को? देखिए, ये सिर्फ फ्री बिजली की बात नहीं है। ये अगर हम ट्रांसमिशन लॉसेज, आप अगर 80% तक ट्रांसमिशन लॉसेज हो रहे हैं या 70% तक ट्रांसमिशन लॉसेज हो रहे हैं, उसमें भी अगर आप कटौती कर पाए ना, तो आप फिर भी फ्री बिजली मुहैया करा पाएंगे, आप लोगों को फिर भी दे पाएंगे फ्री बिजली। ये सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी से ही अचीव किया जा सकता है। फ्री बिजली का सवाल तो तब आएगा जब हम ऑपरेशनली एफिशिएंट होंगे। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। यानी क्या इस पूरे जिस सुधार की बात केंद्र सरकार कर रही है राजीव जी, इस सुधार में बिजली क्षेत्र का निजीकरण, जिसपे बहुत बड़ी बहस होती रहती है, वो भी शामिल है? क्या राज्य मतलब मान जाएंगे धीरे धीरे? क्या देखिए, मतलब अंडरलाइन क्या है जो हम समझ छुपा हुआ नहीं, मतलब? दैट वो हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है कि कितना प्राइवेटाइज करें। देखिए, जनरेशन साइड तो पूरी तरह प्राइवेटाइज हो चुकी है, ऑलमोस्ट, राइट, बारिंग एनटीपीसी विच इज आल्सो अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, लेकिन वो सेपरेट एंटिटी है। गवर्नमेंट की एंटिटी जरूर है, लेकिन सेपरेट एंटिटी है। तो जैसे ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखिए, तो लॉन्ग टर्म टारगेट तो ऑब्वियसली यही है कि वो पूरी तरह प्राइवेटाइज हो, जिससे कि उसमें एफिशिएंसी लाई जा सके। लेकिन जो स्टेट्स हैं वो इसमें देखिए, ये एकदम एक तरह का फील्डम है स्टेट्स का, और इससे वो वोट पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो इसका प्राइवेटाइजेशन बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर स्टेट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे तो आप किसी तरह उसको प्राइवेट। तो ये जो भारत सरकार ने जो स्टेप लिया था, वो ये था कि अगर ठीक है, अभी आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं सोचना चाहते हैं, तो कम से कम अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो बढ़ाइए, जिससे कि आपको भी पता हो कि आप जो बिजली मान लीजिए 4 रुपए में खरीद रहे हैं, वो आप किसी को फ्री कितने में देना चाह रहे हैं और कैसे देना चाह रहे हैं। तो उसका आप भी तो हिसाब रखिए। इस वक्त तो किसी भी चीज का कोई हिसाब ही नहीं है। और अगर आप कॉस्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर लोड करते जाएंगे या हाउस होल्ड कंज्यूमर के ऊपर लोड करते जाएंगे, तो उसकी भी एक लिमिट है। इवेंचुअली वो भी ब्रेकडाउन पॉइंट पर आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये बात तो हो गई। अगली खबर जो है वो मेरे लिए थोड़ी सी लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे बहुत बड़ी जनसंख्या है जो अभी भी शॉपिंग करती है। और ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपको कई बार ये ऑप्शन दिखाता है कि बाय नाउ पे लेटर। वो कितना सुंदर और कितना सुहाना सा वाक्य लगता है सुनने में, कि अभी साहब हम खरीद लें और 30-35 दिन तक तो कोई ब्याज नहीं लगना है, तो 30-35 दिन में कभी भी चुका देंगे। अब आरबीआई ने ई कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि जो भी एनबीएफसीज हैं, जो आपकी वेबसाइट के माध्यम से, आपकी लेंडिंग सर्विसेज के माध्यम से, आपकी मार्केटिंग सर्विसेज के माध्यम से ये सुविधा दे रही हैं ग्राहकों को, बाय नाउ पे लेटर, उनकी पूरी जानकारी, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा जो है हमारे सामने रखिए, जुटा लीजिए। क्यों राजीव जी, क्या आरबीआई की क्या योजना है? आरबीआई, मुझे पता है कि क्रिप्टो पे भी कुछ समय पहले आरबीआई जब भी जानकारी जुटाता है, तो आरबीआई कुछ ना कुछ उसके दिमाग में होता है, उस बैंक ऑफ द बैंक्स के दिमाग में। और ये तो बहुत ही इमरजेंसी मोड में उन्होंने जानकारी मांगी है। देखिए, सबसे आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटर है, उसको सारी बैंकिंग सेक्टर में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उस पर नजर रखना उसका काम है। अब क्या हुआ है कि पिछले 2.5 से 3 साल में जो डिजिटल लेंडिंग है, बीएनपीएल एक उसका हिस्सा है, लेकिन ओवरऑल डिजिटल लेंडिंग अगर आप देखिए, तो डिजिटल लेंडिंग जो है करीब 12 गुना हो गई है। डिजिटल लेंडिंग में जिस लेंडिंग की मैं बात कर रहा हूं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जी, बीएनपीएल उसका एक हिस्सा है। मैं ये बताना बाय चाहता नाउ पे लेटर का हूँ। बाय बीएनपीएल नाउ पे लेटर
एक उसका डिजिटल लेंडिंग का एक सबसेट है, लेकिन टोटल डिजिटल लेंडिंग, क्योंकि बीएनपीएल के नंबर्स किसी ने भी कभी रिवील नहीं किए हैं और आरबीआई के पास भी वो नंबर्स नहीं है, एग्जैक्टली उसी के लिए उन्होंने ये नंबर्स मांगे हैं। तो डिजिटल लेंडिंग का जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक लेंडिंग के ग्रोथ से कहीं ज्यादा है, रेट ऑफ ग्रोथ 12 गुना, 10 से 12 गुना पिछले जस्ट 2 से 2.5 साल में। तो अभी वो 1,20,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, जो कि टोटल आप बैंकिंग सेक्टर की 1 लाख करोड़ 1,10,000 करोड़ के बीच की हमारी बैंकिंग सेक्टर की टोटल लेंडिंग है, उसका अगर आप हिस्सा देखिए ऑलरेडी 1.5% तक पहुंच चुका है, जो कि 12-13 हजार करोड़ हुआ करता था, 14,000 करोड़ 15,000 करोड़ के आसपास, सिर्फ 2 से 3 साल पहले। तो डिजिटल लेंडिंग के ऊपर आरबीआई को खास तौर से ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर प्रोसेसेस एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, किसी भी तरह के नॉर्म्स एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं। अब बाय नाउ पे लेटर में क्या होता है सिद्धांत की, जैसे मान लीजिए अमेज़न से कुछ खरीद रहे हैं और उसके पीछे श्रीराम फाइनेंस उसकी फंडिंग कर रहा है, तो उसमें अमेज़न जो है फर्स्ट गारंटर होता है कि मान लीजिए ये लोन, मैं इस कस्टमर को जानता हूँ, मान लीजिए ये लोन खराब होता है तो इतना % मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये मैं हमारी तरफ से होगा। ये सारे प्रोसेस और ये सारे नॉर्म्स ये एक रेगुलेटर को एस्टैब्लिश करने होते हैं, लेकिन ये अभी तक जो है सिर्फ लेंडर और प्लेटफॉर्म के बीच में डिस्कशन अपने आप करके वो सारे डिसाइड कर लेते थे। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है जी, किसी के नॉर्म्स हैं, किसी के नहीं भी हैं, और उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या उनके प्रोसेसेस हैं और किस तरह से वो एस्टैब्लिश करेंगे, कौन इंटरेस्ट देगा कौन नहीं देगा, ये सारे डिस्कशंस दोनों के बीच दो में प्राइवेट एंटिटीज मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि आपसे पैसा लेना है। आरबीआई को इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो आरबीआई ने उनसे ये कहा है। और इसमें एक और बात होती है सिद्धांत, कि जैसे ऑब्वियसली इसमें डिफॉल्ट्स होते हैं तो मान लीजिए किसी ने एक टीवी खरीदा अमेज़न पर और श्रीराम फाइनेंस में, आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली, श्रीराम फाइनेंस ने उसको फाइनेंस किया या एचडीएफसी बैंक ने फाइनेंस किया, किसी ने कर दिया, किसी ने भी किया, उसमें अगर डिफॉल्ट होता है तो उसको वो डिफॉल्ट डिस्प्यूट में बदल जाता है, क्योंकि जो मिनिमम गारंटी है वो उन्होंने दिया, किसी ने मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म भी डिसाइड करता है कि चलिए मैं मिनिमम गारंटी नहीं दे सकता, नहीं दूंगा, फिर आप क्या करेंगे, फाइनेंशियर उसका क्या करेगा, इसके कोई नॉर्म्स ही नहीं है, और फिर वो एक तरह की फाइनेंशियल डिस्प्यूट में तब्दील हो जाता है। दूसरा, मान लीजिए डिफॉल्ट होता है और कुछ फाइनेंशियर्स क्या करते हैं कि उसको फिर एक ईएमआई बेस्ड लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, कि चलिए आपने डिफॉल्ट कर लिया तो इसको हम अब जब वो ईएमआई बेस्ड लोन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं करते हैं कि ये डिफॉल्टेड लोन है, वो एक नए लोन की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो जो नॉर्म्स इसमें होने चाहिए वो नॉर्म्स नहीं है, इंडस्ट्री को जो नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। और एक बहुत बड़ी इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि जो बीएनपीएल प्रोडक्ट है वो एक तरह का क्रेडिट है इवेंचुअली, राइट, लेकिन उसको वो क्रेडिट की तरह ट्रीट करे बिना वो जब एनबीएफसीज अपने डिटेल्स सबमिट करते हैं तो उसको क्रेडिट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि उसको एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। ये भी बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि जो क्रेडिट पर नजर रखती है आरबीआई वो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इकोनॉमी के लिए, और उस पे अगर कोई मान लीजिए डिसरप्शन होता है, और ये 1 लाख करोड़ तो काफी बड़ा डिसरप्शन हो जाता है 1-1.25 लाख करोड़ का, तो ये सारी चीजों को देखते हुए आरबीआई ने एक इमरजेंसी उनसे डिटेल्स मांगे हैं, और आई एम श्योर जैसा आप बोल रहे हैं उसमें कुछ एक्शन ऑलमोस्ट इमीडिएटली जरूर होने वाला है। यानी एक बड़ा सुधार था, एक बड़ा सुधार है जो होना।
जी, और दूसरा क्या होता है ना सिद्धांत, कि जो मान लीजिए ये ग्रोथ जो हुई है 11 गुना 12 गुना, इस ग्रोथ के बेसिस पे ये बीएनपीएल कंपनीज जो हैं, जो इनको इनेबल करती हैं, वो अपने वैल्यूएशंस बढ़ाती हैं। तो वो वैल्यूएशंस भी स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल्स पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ बहुत बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ नजर आती है, which may or may not be good for the financial system। तो इन सब चीजों को देखते हुए आई थिंक जो उन्होंने कदम उठाया है, वो शायद उस पर कुछ ना कुछ एक्शन वो जरूर करने वाले हैं। चलिए आखिरी टॉपिक पे चलते हैं आज के हम लोग। बजट आने वाला है और भारत का जो बॉन्ड है, वो भारतीय बॉन्ड, जो बॉन्ड ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है, उसमें उसकी लिस्टिंग होने वाली है। ये खबरें तो पहले भी हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। अब जो भारतीय बॉन्ड है उसमें बाहरी लोग, विदेशी लोग भी पैसा लगा सकें, उसमें निवेश कर सकें, उसके लिए जो कैपिटल गेन्स है उसमें टैक्स से थोड़ी छूट की पेशकश सरकार कर सकती है। ईटी की खबर है, मैं जहां से कोट कर रहा हूं, और मॉर्गन स्टैनली के अनुमान के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो अगले एक दशक में भारत में लगभग 250 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आ सकता है। क्या एक जरूरी सुधार था ये राजीव जी, जो बॉन्ड में कैपिटल गेन टैक्स से छूट की पेशकश की जा रही है? देखिए, जैसा आप जानते हैं, फॉरेन जितने पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो काफी इंडाइसेस को ऑब्जर्व करते हैं उनके बेसिस पे। जैसे कि हमारा जो जितना भी फाइट होता है भारत की सॉवरेन रेटिंग्स का, वो सॉवरेन रेटिंग्स का फाइट सिर्फ इन्वेस्टमेंट का है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये है कि जो भी सॉवरेन रेटिंग्स, क्या क्या होता है कि जैसे आप बॉन्ड्स या जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं कि आप इस लेवल की रेटिंग की कंट्री के नीचे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या आपको मिनिमम इस लेवल की कंट्री पे इन्वेस्ट करना है, या आपको मिनिमम ऐसी कंपनीज में करना है जिनकी ग्रीन रेटिंग्स ये हैं। तो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो उन फंड्स के, बड़े बड़े फंड्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स जो हैं, वो उनके बोर्ड्स एस्टैब्लिश करते हैं। तो वो जब ये फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए बैठते हैं, तो उनको ये बेस पैरामीटर्स तो सारी अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स पे एस्टैब्लिश करना होता है। अब बॉन्ड्स की जहां तक बात है, बॉन्ड्स में भी वही अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए ब्लूमबर्ग का इंडेक्स है या जेपी मॉर्गन का इंडेक्स है, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन इंडाइसेस को फॉलो करते हैं। अगर हमारे बॉन्ड्स जो हैं उन इंडाइसेस में ऑलरेडी नहीं है, तो वैसे ही आप यू आर आउट ऑफ द रेकनिंग। तो एक ये एक ये एक ये एक तरह का एक आर्ग्यूमेंट और एक नैरेटिव जो बन रहा है, वो ये है कि क्यों ना हम इन इंडाइसेस में अपने आप को शामिल करें। और इंडाइसेस में शामिल करने के लिए उनके ये होते हैं कि आपके कैपिटल गेन्स टैक्स हैं, तो आप इस लेवल के 40% तक कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हैं, तो आप इसमें नहीं आ सकते। जहां तक और इसमें जो अपसाइड है इन्वेस्टमेंट्स की देश के अंदर, वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो ये एक बहुत ही कठिन डिसीजन होगा भारत सरकार के लिए, क्योंकि अगर आप उनको एग्जेम्प्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन्स टैक्स में, तो उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, उसके उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं। और बहुत इलेक्शन के बीच में मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसा भारत सरकार इसको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अगर करती है तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि टैक्स जाहिर सी बात है जरूरी है, किसी भी तरह का टैक्स हो। और जब बॉन्ड का टैक्स है तो वो तो और भी ज्यादा, जिसपे शॉर्ट टर्म पे 30 से 40% का लगभग शॉर्ट टर्म गेन मिलता है, अगर आपको टैक्स मिलता है। देखिए एग्जैक्टली और सिद्धांत, एक बात और है कि अभी जो बजट सेशन होगा उसमें ऑलरेडी भारत सरकार काफी प्रेशर में आने वाली है
कि जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया 16% पर, इंडिविजुअल्स अभी भी 35% से और 45% तक टैक्स दे रहे हैं। हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स ऑलमोस्ट 50% टैक्स दे रहे हैं। तो ये कैसे जस्टिफाइड है, और इसका जवाब सरकार को देना होगा। दूसरा, आप इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो भारत के इन्वेस्टर्स के लिए क्या? ये सारे सवाल उठेंगे, और मुझे लगता नहीं है कि इलेक्शन ईयर में सरकार ऐसी कोई कोशिश करना भी चाहेगी जिससे कि जिसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस उनके लिए भारी पड़े। चलिए, बजट आने में भी समय है और इस तरह की स्पेकुलेटिव खबरें, बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, हम उन पर भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि पानी की और हवा की धार किस तरफ है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा, सवाल पूछिएगा, हम सवालों का जवाब देंगे, जो टॉपिक्स आप सुझाएंगे उन टॉपिक्स पे बातचीत भी आपसे करेंगे। चलिए, गुड नाइट।